नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और मैं हूं दिनेश गौतम। आज टाइम्स नाउ नवभारत वो खुलासा करने वाला है जो अब तक फाइलों में दबा हुआ था। अगले 2 घंटे तक अगर आप इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण महकमे के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी तहों तक जाना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा। बिल्कुल। और वो खुलासा जो अब तक किसी ने नहीं दिखाया, वो खुलासा जो देश के हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आज से ठीक 75 दिन पहले यानी 14 मार्च की रात को दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में तुगलक रोड पर एक अग्निकांड हुआ था। यह आग कहीं और नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर लगी थी। बिल्कुल, जो कि उनका सरकारी बंगला था। और आनन फानन में आग दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने बुझा दी। वहां जो जला, वहां जो राख हुआ, वो सब साफ कर दिया गया। बाद में सब जब क्लीन कर दिया गया, तब भी उस आग का धुआं लोगों के मोबाइल में घूम रहा था। कैसे घूम रहा था? एक वीडियो बहुत तेजी से लोगों के मोबाइल में सर्कुलेट हो रहा था, बल्कि वायरल हो रहा था, और कहा गया कि यह वीडियो जस्टिस वर्मा के बंगले का है और इस वीडियो में 500 के जले हुए नोट थे। दावा यह था कि 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के सीक्रेट स्टोर रूम में आग लगी थी और ये नोट वहीं के हैं। और ये वीडियो जंगल में आग की तरफ फैल चुका था और अब जुडिशियरी पर दबाव था कुछ करने का। इंटरनेट पे लोग पूछ रहे थे और तभी एक खबर आई कि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। अब हंगामा और बढ़ गया और क्या ही चल रहा है, ये लोग सोचकर हैरान थे कि जिस जज के घर से इतनी बड़ी रकम मिली, इतना बड़ा नोटों का भंडार मिला जिसके आउट हाउस में, उसका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया। और आज इसी वजह से टाइम्स नाउ नवभारत आपके सामने वो सच्चाई पेश करने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी ने अपनी जांच में पाई है। क्या हैं वो महत्वपूर्ण बातें? 3 सीनियर जज, 33 दिन की जांच, 55 गवाह, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, सीआरपीएफ, हाउस स्टाफ से पूछताछ के बाद चीफ जस्टिस की कमेटी ने 64 पन्नों की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंप दी है। बिल्कुल। और कमेटी ने क्या पाया? जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में क्या कहा, जस्टिस वर्मा के स्टाफ ने क्या कहा, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अपनी आंखों से क्या देखा था उस दिन, और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्टोर रूम में क्या देखा था, ये तमाम बातें जस्टिस वर्मा की बेटी ने पूछताछ में क्या बताया, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। ये भी कि जस्टिस वर्मा पर क्या महाभियोग चलेगा, जस्टिस वर्मा का क्या होगा आखिर, इस तरीके के मामलों में पहले क्या हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। और इस घटना का जो भी फैसला होगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वो देश के लिए कैसा साबित होगा, क्या वो एक नजीर बनेगा और आने वाले दिनों में इस तरीके के मामलों में क्या होने वाला है, और क्या पारदर्शिता के मामले में न्यायालय के संदर्भ में जो बातें होती हैं, अब कम से कम उनको दूर करने के संदर्भ में कुछ निर्णय किया जाएगा। लेकिन ये सब बातें आपके सामने रखें उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण, क्या है वो बेहद खास बात जिसके साथ शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल। और आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। ये कुछ ही सेकंड का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो इंटरनेट पर एक तरीके से टॉप ट्रेंड कर रहा था उस दिन। और आज भी मैं तो ये भी कहता हूं कि उस दिन भले आग बुझ गई थी, लेकिन दिनेश, वो आग आज भी लगी हुई है, वो सुलग रही है और उसमें हर रोज जुडिशियरी की साख थोड़ी सी और जल रही है। पता नहीं मिलॉर्ड इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दिनेश कि उस दिन जो आग लगी थी वो आज भी जल रही है और जुडिशियरी की साख को इस देश में हर रोज थोड़ा सा और जला रही है। जुडिशियरी में लोगों के भरोसे को हर रोज थोड़ा और कम कर दे रही है। और अगर ऐसा है तो फिर अब ये धुआं छटना चाहिए, ये धुआं जिसमें आर पार देखने में लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि यहां भी पारदर्शिता क्यों नहीं है। यहां आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में काली राख आपको दिखाई दे रही है और साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं नोट के बंडल, ऐसे बंडल जो अधजले भी हैं, कुछ थोड़े बचे हुए भी हैं, थोड़े से। आपको यह समझ में आने के लिए पर्याप्त है कि यह मसला है क्या। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी अपने दूसरे सहयोगी से लोकल लैंग्वेज में कुछ कहता हुआ भी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई भाई महात्मा गांधी में आग लग गई। और इस कर्मचारी का मतलब एकदम साफ, वो जो देख रहा था वही बोल रहा था। उसके सामने 500 के नोटों के बंडल जल रहे थे और उसी आग में जब वो उस आग को बुझाने पहुंचा था, तो जो कह रहा है उसको जरा आप भी सुनिए और उसके बाद आगे की कहानी आपको बताएंगे। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई।
महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। और ये वाकई सिर्फ नोटों में महात्मा गांधी की जो आप तस्वीर देखते हैं उसमें आग लगने का मामला नहीं था वाला था। तो क्या जहां जहां पर ये हो रहा है वो लोग सिर्फ इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वहां आग नहीं लगी है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। और इस जो 64 पन्नों की रिपोर्ट जो कि 3 जजों की एक कमेटी ने सौंपी है, इस रिपोर्ट में क्या खुलासा किया गया है आपको जब बताएंगे एक एक करके, तो आप मामला नहीं था। या फायर ब्रिगेड का कर्मचारी था, सीआरपीएफ का पर्सनल था या कोई और? दूसरी बात, राहिल को बुला कौन रहा था? ये कौन था जो कह रहा था कि नोटों में कि महात्मा गांधी में आग लग गई? राहिल ये कौन था जो कह रहा था कि नोटों में कि महात्मा गांधी में आग लग गई? राहिल, ये सिर्फ एक शब्द राहिल पूरी जांच में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये राहिल ही इस मामले में क्या राह दिखाने वाला साबित हुआ है? इसी एक शब्द ने पूरे जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कैसे? हम आपको बताएंगे राहिल कौन है और राहिल को आवाज कौन दे रहा है, राहिल को पुकार कौन रहा है, आखिर राहिल वहां कर क्या रहा था, राहिल को भेजा किसने था, राहिल से क्या पूछताछ हुई। मैं जानता हूं ये सब जिज्ञासाएं आपके दिल में हैं। इन सब सारे सवालों का जवाब और रिजल्ट हम आगे आपको बताने वाले हैं। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई।
राहिल महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। राहिल महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। राहिल महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। राहिल महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। ध्यान से सुनने पर आपको सुनाई दिया होगा महात्मा गांधी में आग लग गई भाई के बाद राहिल, इस तरह की आवाज आती है। अब ये राहिल इस मामले में क्या बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है? क्या राहिल ने इस मामले में आगे राह दिखाई है? ऑपरेशन मिलॉर्ड में पहला बड़ा खुलासा अब आपके सामने रखने वाले हैं। वो पहला बड़ा खुलासा बस कुछ ही देर में आपके सामने होगा, कहीं मत जाइएगा। इस जांच रिपोर्ट में, ये जांच रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी गई है, प्रधानमंत्री को दे दी गई है, लेकिन इस जांच रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जो सिर्फ टाइम्स नाउ और भारत के पास हैं, और वो पॉइंटर्स क्या इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई जस्टिस वर्मा के संदर्भ में ये इशारे मिल रहे हैं कि वो करप्शन में थे, लिप्त थे, बल्कि ये बड़ा करप्शन था? क्या कुछ और लोग इन्वॉल्व थे? और आगे अब क्या हो सकता है, ये तमाम पॉइंटर्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हमने दिखाई और जो वीडियो पहले दिखाया, उसी वीडियो का एक जो दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे दिनेश, कि वो कहता है कि महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। राहिल, राहिल ये जो शख्स है, ये इस पूरी जांच में एक बहुत अहम कड़ी, और इसकी मौजूदगी ने ये साबित कर दिया है कि ये जो पूरा कैश था उससे जस्टिस वर्मा का क्या कनेक्शन था। आज हम आपको ऑपरेशन मिलॉर्ड में ऐसे ऐसे खुलासा आपके सामने करेंगे कि आप भी एक बार ये हैरान रह जाएंगे कि भाई देश की जो टॉप जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए लोग हैं, वहां किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ लोग किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस दर्जे का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी आपको आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस पूरी जांच की कड़ियां खुली और कैसे कैसे जस्टिस वर्मा ने जो दावे किए उनको एक एक करके गलत पाया गया। हमारे बहुत सारे सिस्टम्स, हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो कई बार सवाल खड़े करती हैं। मसलन अगर आपके मेरे घर से इस तरह का इतना कैश, इसका 1/4 उसका 8वां हिस्सा भी मिल जाए, तो हम आप सस्पेंड रहेंगे तब तक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, और सस्पेंशन के बाद यह तय होगा कि हमारी बहाली होगी कि नहीं होगी, जांच रिपोर्ट में क्या पाया जाता है। लेकिन यहां पर जो व्यवस्था है वो ये है कि अब ये जांच रिपोर्ट भेजा जाएगा कि महाभियोग आएगा कि नहीं, और महाभियोग के बाद यह तय किया जाएगा कि जस्टिस अपनी कुर्सी पर रहेंगे कि नहीं। तब तक वो इलाहाबाद में आप जानते हैं बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनकी तैनाती वहां है। बिल्कुल। और इस बारे में जो हमारा ऑपरेशन मिलॉर्ड है, उसमें एक सबसे बड़ा खुलासा, सबसे पहला खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। और ये जो 64 पन्नों की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जांच कमेटी ने 55 लोगों से पूछताछ की, और गवाहों में जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल थी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबके तमाम कर्मचारी, और यहां तक कि जस्टिस वर्मा के घर के जो उनके सहयोगी थे, जो कर्मचारी थे, उनके घर पे काम करने वाले हेल्प थे, उन सब से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और किससे पूछताछ की गई है, जरा बताइए दिनेश। ये बहुत महत्वपूर्ण पहला खुलासा, ध्यान से देखिएगा। किन किन लोगों से पूछताछ के बाद वो बातें सामने निकल कर आई हैं जो 64 पन्नों में दर्ज हैं और जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को दे दी गई है। जस्टिस वर्मा के संदर्भ में जब घर से कैश मिला तो जिन लोगों से पूछताछ हुई, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। ये 64 पन्नों की रिपोर्ट है। ये 55 लोगों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर 33 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसको रिपोर्ट को तैयार करने में आप जानते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश ने ही ये रिपोर्ट तैयार आखिरकार अपने सिग्नेचर के साथ दी है, लेकिन 3 लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। 33 दिनों तक ये जांच चली है, 55 लोगों से पूछताछ हुई है, और इस दौरान इन 55 लोगों में वो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जिसमें जी मैं बताता हूं कि वो 55 लोग कौन हैं। अब जरा देखिए, संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, इनसे पूछताछ हुई। 33 दिन जो पूछताछ चली उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है जिससे पूछताछ हुई, उसमें संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, 14 दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, इनसे भी पूछताछ की गई। और चूंकि फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाई थी, उन्होंने देखा था कि नोट के बंडल कैसे जल रहे हैं,
उसमें 13 फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उसके अलावा सीआरपीएफ के 6 जवान और अधिकारी से इस बारे में पूछताछ की गई है। जस्टिस वर्मा के परिवार और उनके स्टाफ के लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या वर्मा जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी हैं, उनसे पूछताछ की गई। जस्टिस वर्मा की प्राइवेट सेक्रेटरी, उससे भी पूछताछ हुई और उनके घर में काम करने वाले 15 स्टाफ, याद रखिएगा 15 स्टाफ से भी पूछताछ हुई। और इनसे जो पूछताछ के बाद यह पूरी रिपोर्ट जो है वो 64 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं, ऐसे ऐसी बातें कही गई है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आप जब ये जानेंगे कि इस देश की हायर जुडिशियरी में किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग इंसाफ के लिए जिसको आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं वो है जुडिशरी, वो है न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका के सामने बहुत बड़े सवाल के तौर पर यह केस उभरा है। ऑपरेशन मिलॉर्ड में दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। नवभारत पर जस्टिस वर्मा से पूछे गए 3 अहम सवाल, 3 सवालों के आधार पर जले हुए नोटों की जांच हुई। यह दूसरा बड़ा खुलासा। पहला बड़ा खुलासा यह कि 55 लोगों से पूछताछ हुई और उसमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा भी शामिल है। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए जिसके आधार पर यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। नवभारत पर आपको यह बताएंगे हम, टाइम्स नाउ नवभारत पर, कि ये सवाल क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसके आधार पर बनी हुई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। तो जो इस पूरी जो जांच कमेटी थी दिनेश, उनके सामने 3 महत्वपूर्ण सवाल थे और यही तीनों महत्वपूर्ण सवाल, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी जांच जो है वो घूमती रही और इन्हीं 3 सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हुई है। पहला जो सवाल था कि ये जो इतना बड़ा, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कम से कम 10 बाई 12 के कमरे में 1.5 फीट तक नोटों की गड्डियां सजा के रखी गई थी। ये पैसा, इतना अकूत दौलत, इतना पैसा आया कहां से? ये पैसा कैसे आया, कहां से था, कैसे आया था? और दूसरा, इस पैसे का, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पैसा आखिर था किसका? भाई ये जस्टिस वर्मा के आउट हाउस में रखा गया था, उनके घर के भीतर नहीं, उनके बंगले के बाहर जो स्टाफ क्वार्टर होता है उसमें एक स्टोर रूम बनाया गया था और उस स्टोर रूम में रखा गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि जो पैसा था वो किसका था। और दूसरा, और जो तीसरा सवाल जो था, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई ये पैसा, जो जला हुआ पैसा, जब आग लग गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उससे आग को बुझा दिया और जब जस्टिस वर्मा के स्टाफ के लोग वहां पहुंचे, परिवार के लोग पहुंचे, उसके बाद वो जो जला हुआ कैश है उसको कैसे हटाया गया, किसने हटाया, और ये जो इसके पीछे की जो पूरा घटनाक्रम था, ये समझने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट। ये पैसा आया कहां से, ये पैसा कैसे वहां तक पहुंचा, आउट हाउस में लाने वाला कौन था, किसका ये पैसा था, और ये पैसा असल में क्या जस्टिस वर्मा से ताल्लुक रखता था, या आउट हाउस में किसी ने प्लांट कर दिया था। ये तमाम बातें हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी जांच हुई है। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। भावना किशोर हमारी संवाददाता जस्टिस वर्मा के घर के करीब ही मौजूद हैं। अमित कुमार हमारे संवाददाता, ये पूरा मामला कितना महत्वपूर्ण है, ये लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण स्तंभ, इसको लेकर इतना महत्वपूर्ण सवाल आज सामने है, तब देश की जनता क्या सोच रही है ये आपको बताएंगे अमित कुमार। लेकिन पहले आइए चले हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव के पास। गौरव, इस मामले में दी गई ये रिपोर्ट, ये पूछताछ और ये टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो आप सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पास भेज दी है, ये रिपोर्ट, इसमें से जो इशारे मिल रहे हैं, क्या वो आने वाले दिनों में आपको लगता है निर्णायक मील का पत्थर साबित होंगे? बिल्कुल, देखिए मील का पत्थर साबित होंगे। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने पद पर रहते हुए उन्होंने इस बात की जो पूरी, अगर आप देखें 22 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेस रिलीज है, ये ऐतिहासिक तौर पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े हुए सारे वीडियो, सारी जो बातचीत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हुई, जितनी भी इस मामले में ऑफिशियल रिपोर्ट जो हुई, सबको सार्वजनिक कर दिया गया। और ये पहली बार था कि इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भारत के उच्चतम न्यायालय की तरफ से अपनाते हुए सारी चीजें सार्वजनिक आम लोगों तक के लिए कर दी। हर कोई उस वीडियो को देख सकता था, रिपोर्ट पढ़ सकता था। और यही वजह है कि उस रिपोर्ट में जो जांच रिपोर्ट 3 जजों की थी, उसके आधार पर दोषी पाए जाने के बाद
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने की बात भी कही थी, लेकिन उन्होंने इस पूरी जांच को सही न बताते हुए इस मामले में इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। और ये जो फिलहाल रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के पास है, और अब इसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हालांकि दर्शकों के लिए यहां बता देना जरूरी है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी है, या तो वो लोकसभा में पास नहीं हो सका या फिर प्रक्रिया पूरी होने से पहले उस जज ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बार सरकार सभी लोगों को भरोसे में लेकर इस महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यहां पर देश की टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और पूरा देश चाहता है कि कम से कम जुडिशरी में आई इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करके किनारे किया जा सके, और अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। और जब पहली बार बिल्कुल गौरव, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि देश में हर आदमी के, हर दर्शक के दिमाग में घूम रहा है। हर आदमी ये जानना चाहता है कि भाई इस देश की जो टॉप जुडिशियरी है उसमें एक सिटिंग जज के खिलाफ इतने ऐसे सबूत हैं जो कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये जज के बारे में जो कहा जा रहा है और जो जांच रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि ये सच है। लेकिन भाई एक बात आपसे, ये आरोप उसके बावजूद उसके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। ये सब सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। एक सवाल मेरा ये भी कि क्या इस तरह के मामले में जब ये कहा जा रहा है कि चीजें इतने उभर कर सामने आ रही हैं और चीख चीख कर बता रही हैं, उसके बावजूद जस्टिस वर्मा को ये क्यों लगा होगा कि नहीं मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं, ये कहकर वो अपनी ज्वाइनिंग ले लें? उन्होंने लगा ही नहीं होगा दिनेश, लगा नहीं होगा। जो 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट है वो कहती है कि जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को एक तरीके से खारिज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके सारे दावे कैसे गलत पाए गए, हम अभी जो ऑपरेशन मिलॉर्ड आपको दिखा रहे हैं इसमें हम एक एक करके आपको बताएंगे कि जस्टिस वर्मा के सारे दावे कैसे खारिज कर दिए गए और कैसे वो गलत साबित हुए, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार जरा भावना किशोर के पास चलते हैं। भावना किशोर हमारी वो सहयोगी हैं, जब उस दिन आग लगी जस्टिस वर्मा के घर में और इस आउट हाउस में, तो सबसे पहले पहुंची रिपोर्टर्स में से एक थी और उन्होंने क्या देखा, वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने उनसे क्या कहा था। भावना जरा एक बार बताइए, उसके बाद हम और बहुत बड़े खुलासे करेंगे। बिल्कुल रंजीत जी, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि यशवंत वर्मा के घर के पास हम मौजूद है। ये वही बाउंड्री वॉल आप देखिए किस लाल और हरे रंग की है। ठीक इसके पीछे वो आउट हाउस के जो जिक्र हो रहा है, यहीं पर वो रूम है जो सीक्रेट रूम की बात हो रही है, जहां पर आग लगी थी। और जब आग लगी 14 मार्च का वो रात था, होली का दिन था, 11:30 के आसपास फायर की टीम यहां पहुंचती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये वीडियो जब जारी किया जाता है सोशल मीडिया पे, बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। उसके बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वीडियो जारी करती है। लेकिन 23 मार्च का वो दिन था जब पहली बार पब्लिक डोमेन में उन नोटों को देखा गया। यानी जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, यही इसी तरह से ये कूड़े का ढेर था और यहीं पर कई सारे 500 के छोटे छोटे नोट हमें बरामद हुए थे। जब हमने एनडीएमसी के कर्मचारियों से इस पर पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले भी 2-4 दिन पहले इस तरह के नोट बरामद हुए थे ठीक इसी जगह पर। यानी जब वीडियो वायरल होता है तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने साफ सफाई करने की कोशिश की, उस रूम से साफ सफाई करके वहां से सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की। क्योंकि नोट, अब ये देखिए, ये बाउंड्री वॉल है और इसके ठीक पीछे यहीं पर सारा जो कचरा है वो इकट्ठा होता है। यहीं पर वो नोट का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के नोट अंदर थे। क्योंकि जस्टिस ने इस बात को कहा था कि मेरी इस पूरे मैटर को लेकर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर वो नोट वहां पर कैसे मौजूद है। उन्होंने कहा कि घर के पुराने जो सामान थे वो वहां पर रहा करते थे। आप ये देखिए, ठीक यही बाउंड्री वॉल है और इसके पीछे वो रूम है जहां पर उस रात ये घटना हुई थी। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद यहाँ इसी कचरे के ढेर से कई सारे 500 के छोटे छोटे नोट बरामद हुए थे। और हमारे पास बाइट्स है उन एनडीएमसी कर्मचारियों का जिन्होंने ये बात कहा था कि हमें यहीं से वो नोट मिले थे और कई सारे छोटे छोटे 500 के नोट वहां पे बरामद किए गए थे। और हमारे पास तो भावना किशोर, भावना ये बता रही है कि भाई जो अंदर जले हुए नोट मिले, जिसको कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा, वो तो अपनी जगह है, और जो बड़े बड़े बैग में भरे हुए नोट्स वो तो थे ही, और जो कमरे के फर्श पर बिछाए गए नोटों की गड्डियां जो कि जल गई वो तो थी ही। लेकिन
बहुत किस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया गया, कैसे जले हुए नोटों को ठिकाने लगाया गया। दिनेश, आप सोचिए कि उसके कई दिन बाद तक वो जले हुए नोट, अधजले नोट वहां पर आसपास बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द वो मिल रहे थे लोगों को। मैं तो सोच रहा हूं कि वहां वो बेचारे जो एक दिन के रात का खाना उनको मिल जाए, इसके लिए पूरे दिन धूप में पसीना बहाते हैं, उनको जब यूं नोट बिखरे हुए जले हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो भी मिलॉर्ड के घर के बाहर, उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पूरे देश के दिमाग में क्या आ रहा है। और हमारे संवाददाता अमित कुमार इस बारे में आपको जानकारी देंगे। देश इस बार बहुत गंभीर है। ये जो जांच रिपोर्ट है उसके संदर्भ में आप अभी सुन रहे थे, गौरव ने बताया कि इस तरह की जांच होना ये अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है और देश इस मामले में इस बार कुछ निर्णायक चाहता है। अमित, आपकी बात हुई होगी न सिर्फ उन लोगों से जो सत्ता के गलियारों में हैं, उनसे भी जो सड़क पर आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या है इस बार इस मामले को लेकर लोगों के दिमाग में? देखिए, मुझे लगता है जब लोग सब तरफ से निराश होते हैं तो उम्मीद की किरण सिर्फ न्यायालय पे होती है और सवाल न्यायालय की पर उठ रही है, न्यायालय के जो जज हैं उस पर सवाल उठ रही है। तो ऐसे में सरकार इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से, सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी चीज क्या है कि विपक्ष का साथ भी उनको है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि विपक्ष भी उनके साथ होंगे और इसलिए सरकार जो महाभियोग लाने की प्रक्रिया है, राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन चाहिए जो हस्ताक्षर होता है और लोकसभा में करीब 100 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद उसे लाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो एक तरह से सरकार के अंदर शुरू हो चुकी है और सरकार इस बात को मन बना चुकी है कि महाभियोग, क्योंकि ये सवाल जो है वो सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं है बल्कि न्यायालय और उसकी पूरी निष्पक्षता, उनके कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहा है। और करप्शन, आप सोचिए कि जब जजों पर इस तरह के होते हैं और उस पर कार्रवाई होने में हफ्ता लग जाता है, आम लोगों पर जब किसी के पास कोई चोरी करता है या उसके पास पैसे पाए जाते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो सवाल पूरी व्यवस्था को लेकर है। ऐसे में बहुत जरूरी है चाहे न्यायालय हो कि अगर टॉप कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत के जज के संदर्भ में यह बात हुई है तो ये लोगों को और भी परेशान करती है कि लोअर कोर्ट से चीजें होते होते उसको यह होता है कि अगर कहीं कोई समस्या होगी भी तो फिल्टर आउट हो जाएगी और आखिरकार सर्वोच्च अदालत से तो उसको न्याय ही मिलेगा। और ऐसे में अनुज, लोगों से जब आपकी बात हुई और आपने इस केस के संदर्भ में कभी जिक्र किया या पुराने केसेस जहां पर किसी जज के संदर्भ में कभी उंगली उठी है, लोग क्या कहते हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये वीडियो जब सामने आया उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो भूचाल उठा और सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार इतने पैसे जो हैं वो कहां से पहुंचे। जाहिर तौर पर जब जांच कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी के सामने भी कई सारे सवाल थे। पहला सवाल ये था जो कि जस्टिस वर्मा और उनके करीबियों की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है। ऐसे में सवाल ये था कि क्या वाकई में इसमें कोई साजिश की गई है या जो नोट थे वो कहां से आए। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और जांच कमेटी ने अपनी जो तैयारी, जो अपनी रिपोर्ट तैयार की वो ठीक यहीं से की। सबसे पहले जांच कमेटी की टीम जो है वो यहां पर पहुंची और ये देखा गया कि क्या यहां कोई साजिश की जा सकती है, क्या इतने सारे नोट जो हैं वो यहां पर पहुंचाए जा सकते हैं, वो भी रातों रात। ऐसा संभव नहीं था क्योंकि ये पूरा इलाका जो है लुटियन है। जाहिर तौर पर न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बल्कि सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम है और जस्टिस महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अनुज, मतलब मेरे आपके घर में कोई अगर दाखिल होगा तो शायद सोचेगा कि भाई यहां जाऊं और नोट लेके जाऊं तो और सोचेगा। यहां जस्टिस महोदय के घर में आउट हाउस में कोई पहुंच जाता है, मतलब ये देखिए एक बार फिर से अगर आप काट सके वहां वो दिखाइए, उस जगह पर वो फ्रेम दिखाइए जहां पर जस्टिस वर्मा का घर दिखाई दे रहा है। वो और इतना हाई सिक्योर्ड घर, इतने हाई सिक्योर्ड इलाके में और वहां कोई नोट लेकर पहुंच गया, इतने सारे नोट। और नहीं, ये क्यों, ये जो अनुज कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे अभी दिनेश। और ये क्यों महत्वपूर्ण कह रहे थे? क्योंकि ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में ये बातें कही है और इसलिए इस बात की जांच की गई। अनुज जो बता रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहे हैं। इस बात की जांच की गई कि क्या जो आउट हाउस है या जो उनके घर का, जो उनके आवास का कैंपस है, क्या उस कैंपस के भीतर, उसके आउट हाउस में कोई जाकर के बाहर से ले जाकर नोटों की गड्डियां सजा के रख सकता है क्या? ये इसलिए इस बात की पड़ताल करना जरूरी था क्योंकि अपनी सफाई में, अपने बचाव में जस्टिस वर्मा ने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, ऐसी ऐसी बातें की, ऐसे ऐसे दावे किए हैं कि आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। और इसी सिलसिले में हम एक बड़ा खुलासा भी करने जा रहे हैं ऑपरेशन मिलॉर्ड में। तीसरा बड़ा खुलासा ये कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में की जांच हुई थी और वहां नोटों वाले कमरे में वो जांच की टीम बाकायदा जाकर उन्होंने इस बात की पड़ताल की थी कि क्या इस घर के या इस आवास के आउट
आउट हाउस में नोटों की गड्डियां क्या बाहर से लाकर कोई दूसरा व्यक्ति रख सकता है क्या? क्या कोई दूसरा व्यक्ति यहां आउट हाउस में, और आउट हाउस ऐसा नहीं होता है कि बंगले की प्रेमाइसेस जो उसकी चार दीवारी है, चौहद्दी के बाहर कहीं कोई हाउस होता है जिससे जस्टिस साहब का उनके घर का कोई लेना देना नहीं होता। घर की उस जो प्रेमाइसेस होता है, जो चार दीवारी होती है, उसके अंदर ही एक दूसरा एक तरीके से बना हुआ हिस्सा होता है। और यहां पर वो नोट पाए जाना, ये सवाल पूछा गया, जांच करने वाले लोगों ने ये सवाल पूछा कि यहां तक नोट आखिर आ कैसे सकते हैं बगैर जज महोदय या उनके घर वालों के या स्टाफ की जानकारी के बगैर। यहां नोट इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ सकते हैं? जस्टिस वर्मा के घर में 14 तारीख होली को आग लगी थी। होली के रंग में कहते हैं हकीकतें छुप जाती हैं, लेकिन इसी होली वाले दिन हकीकत सामने आई। क्या क्या हुआ जरा बताइए। और जब आग लगी और वहां आग को बुझाया गया, उसके बाद वहां जो बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले, अधजले नोट मिले, और उसके बाद जब जांच कमेटी बिठाई गई इसमें, तो कमेटी स्टोर रूम की पड़ताल के लिए पहुंची। जस्टिस वर्मा ने स्टोर रूम से लेकर क्या दावे किए थे उसको लेकर, और क्यों वहां कमेटी को जाकर इसकी जांच करनी पड़ी, और उनका दावा कैसे गलत साबित हुआ, अब जरा इसको समझिए। तो जस्टिस वर्मा ने दावा किया था कि स्टोर रूम को कई दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं ही इस्तेमाल नहीं करता हूं। वहां घर के कुछ पुराने धुराने सामान रखे रहते हैं और उस कमरे को बहुत सारे और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें क्या था, कितने नोट थे, कौन लेकर आया था, मुझे कुछ नहीं। और जैसे आपको हंसी आ रही है, मुझे हंसी आई, हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से इसको देखकर हास्यास्पद ही मान रहे होंगे ये दावा उनका कि मेरे को मालूम ही नहीं है। उनका ये दावा जाहिर है खारिज कर दिया गया। गवाह ने कहा कि दरवाजा हमेशा बंद रहता था, इसमें ताला लगा रहता था और ताले की चाबी सिर्फ जस्टिस वर्मा के करीबियों के पास होती थी। बिल्कुल, और बिना उनके अनुमति के, उनके परिवार के अनुमति के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जो लोगों ने बताई कि उस आउट हाउस में, उस स्टोर रूम में कोई एक ताला नहीं लगा रहता था दिनेश, उसमें एक नहीं दो ताले लगे हुए होते, और दोनों तालों की चाबी उनके परिवार वालों के पास होती थी। और बाकायदा उस आउट हाउस में जाने वालों की, उस स्टोर रूम में जाने वालों की बाकायदा लिस्ट बनती थी, और परिजन अंदर जाने की जब अनुमति देते थे तभी कोई अंदर जाता था। तो मतलब इस और तरह के हाई तो उसकी बाकायदा उसके नाम दर्ज होते थे, उसका नाम लिखा जाता था कि कौन आदमी उस आउट हाउस में गया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उस आउट हाउस को लेकर, उस स्टोर रूम को लेकर जस्टिस वर्मा और उनका पूरा परिवार कितना पॉजिटिव था, कितना सतर्क था, कितना अलर्ट था। आप इसी से इस बात का अंदाजा लगाइए कि बाकायदा लिस्ट बनती थी कि आज कौन कौन गया उस आउट हाउस में। एक ताला नहीं लगता था, कई ताले लगते थे, और उन तालों में से कई की चाबी जस्टिस वर्मा के घर के लोगों के पास होती थी। और वैसे तो इस तरह के बंगलों में अगर आप अंदर जाते हैं तो पहले रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, कहां से आए हैं, आधार नंबर ले लिया जाता है, आपका फोन नंबर ले लिया जाता है, सब कुछ। लेकिन ये आउट हाउस में कौन जा रहा है, किसकी अप्रोच हो रही है, इसकी अलग से लिस्ट बनती थी। ऑपरेशन मिलॉर्ड में चौथा बड़ा खुलासा टाइम्स ऑफ भारत आपके सामने करने जा रहा है। जांच में जस्टिस वर्मा के सभी दावे खारिज कर दिए गए। जस्टिस वर्मा का दावा था कि मौके पर तो कैश था ही नहीं और उन्होंने कहा कि ये स्टोर रूम से कुछ भी नहीं हटाया गया। उन्होंने दावा किया कि बंगले के किसी कर्मचारी ने जले हुए नोट नहीं देखे। आप सोचिए, जो जले हुए नोट पूरी दुनिया देख रही है, जो इंटरनेट पर एक सेंसेशन की तरह पूरी इंटरनेट पे छाई हुई है जो तस्वीरें, उसके बारे में जस्टिस वर्मा का क्लेम सुनिए, दावा सुनिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, कि जले हुए नोट किसी ने देखे ही नहीं, और वहां कोई नोट था ही नहीं, और वहां पर किसी कर्मचारी ने जला हुआ नोट नहीं देखा। ये जो अभी हमने कुछ कैरेक्टर की बात की, अभी कैसे इस किरदार इस दावे से जुड़ता है, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जस्टिस किस तरह के, जज मिलॉर्ड किस तरह के दावे कर रहे हैं, और ये कैसे हास्यास्पद था। अब ये कैसे खारिज किया गया, आपको ये बताते हैं। तो जस्टिस वर्मा ने स्टोर रूम में बड़ी तादाद में जो जले हुए नोट थे उनको सिरे से खारिज किया और कहा कि उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। लेकिन जस्टिस वर्मा के दावे इसलिए खारिज किए गए ये कि जस्टिस वर्मा का जो ये दावा था कि मौके पर कोई कैश और नोट नहीं था, तो इसके बारे में जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे, उन्होंने जले हुए नोट बरामद किए और बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी की, और वो रिकॉर्डिंग मजबूत सबके पास मौजूद है। ये सब देखने के बाद जो जांच कमेटी है उसने जस्टिस वर्मा के सारे दावों को खारिज कर दिया। जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया था
कि स्टोर रूम से कुछ नहीं हटाया गया, लेकिन उनका यह दावा भी खारिज हो गया कि स्टोर रूम में नोटों का मलबा और जला हुआ सामान हटाया गया। ये वहां मौके पे मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों, दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि। जस्टिस वर्मा के दावे और दावों का खारिज होना, और ये दावे हास्यास्पद दिख रहे हैं, लग रहे हैं, जाहिर है इनको नहीं टिकना था जांच के सामने। जस्टिस वर्मा का दावा यह भी था कि किसी कर्मचारी या रिश्तेदार ने जला हुआ कैश नहीं देखा। पुराने सहयोगी जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्यों बोलेंगे? इस तर्क के साथ उनके दावे को खारिज कर दिया गया। ये दावा किया जा रहा था कि हमारे यहां तो किसी ने भी इस तरीके के किसी भी सामान को देखा नहीं, जला हुआ कैश देखा नहीं। तो कहा यह गया कि आपके पुराने सहयोगी आपके खिलाफ क्यों बोलेंगे? इस तर्क के साथ उनका यह दावा, जाहिर है यह भी एक हास्यास्पद दावा था और यह दावा भी खारिज हो गया। जस्टिस वर्मा की तरफ से बेटी दिव्या के हवाले से दावा किया गया कि स्टोर रूम से कैश वाला वीडियो नहीं मिला है, जबकि फोरेंसिक जांच में स्टोर रूम से कैश के सबूत मिलने से दावा खारिज हो गया। बिल्कुल, तो ऑपरेशन मिलॉर्ड में हम एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जस्टिस वर्मा ने जो अलग अलग दावा किया, जब जांच कमेटी के सामने पहुंचे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कैसे मिसलीडिंग बातें कही और वो एक एक करके खारिज कर दी गई। जरा इसको समझिए। तो एक जो अगला बड़ा खुलासा यह है कि जांच के एक अहम किरदारों से जुड़ा हुआ है और जस्टिस वर्मा का निजी सचिव जिसका कि नाम RS कार्की है, और दूसरा किरदार जो है वो मोहम्मद राहिल है। ये मोहम्मद राहिल, वही मोहम्मद राहिल जो समय वीडियो में सुनाई दे रहा है। ये जब कहा जा रहा है कि ये महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, तो फिर अचानक एक आवाज आती है राहिल वाली। क्या ये वही राहिल है? बिल्कुल वही राहिल है। और हमने कहा था कि ये जो इसमें आवाज सुनाई दे रही है, जिस राहिल की बात हो रही है, वो कैसे इस पूरे कांड में एक अहम किरदार है। तो ये राहिल कौन है? ये राहिल क्या वहां का, यहाँ या कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, यहाँ का स्टाफ है या इनका कोई रिश्तेदार? ये राहिल कौन है? ये राहिल के बारे में अब आपको बताने वाले हैं। और ये राहिल जो है उनका, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका निजी सचिव कार्की, और जो आवाज थी वो कार्की की आवाज थी, और कार्की जिस राहिल के बारे में बता रहा है वो भी जस्टिस वर्मा के काम करने वाला। मतलब ये कि वहां कोई फायर टेंडर किसी दूसरे से बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई आग बुझाने वाला नहीं कह रहा है ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई और फिर वो राहिल का नाम लेता है, ऐसा नहीं है। ये जस्टिस वर्मा के निजी सचिव की आवाज थी, जो कह रहे हैं RS कार्की कह रहे हैं जस्टिस वर्मा के निजी सचिव की आवाज है, ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई, ओ राहिल। और फिर वो राहिल का नाम, अब ये राहिल कौन है बताइए? राहिल जस्टिस वर्मा के घर का कर्मचारी जो उनके यहां लंबे समय से काम कर रहा था। और ये राहिल जो है वहां जिस समय आग लगी और जब आग बुझाई जा रही थी तो उस समय वो वहां मौजूद था। और जो पहली आवाज है वो RS कार्की की है, जो कि निजी सचिव, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है जस्टिस वर्मा का। वो कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, ओ राहिल। और ये राहिल उन्हीं के घर का दूसरा कर्मचारी है जिसको ये बातें कह रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, अगर वो वीडियो आप दोबारा प्ले कर सकते हैं, इस जगह रुकिए सर, बिल्कुल इस जगह पर रुकिए, वो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई, वो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। राहिल का नाम पुकारा जा रहा है, वो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। ये बड़े बड़े स्क्रीन पर प्ले कीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं आपको इससे संदर्भ क्या है इस पूरे मामले में। दिखाइए। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। ये है कार्की की आवाज। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। दूसरा वीडियो प्ले करिए जिसमें कि उसको रुक कर थोड़ी देर बाद वो कहता है ओ राहिल महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। वो वाला लगाइए, वो वाला वीडियो जरा प्ले करिए इस बार, उसके बाद कहानी बताते हैं आगे। महात्मा गांधी में आग लग, तो ये यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे आपको ये दिखाई दे रहा है कि फायर टेंडर की वेशभूषा में ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, नीचे बूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां फायर टेंडर मौजूद थे लेकिन आवाज उनकी नहीं है। यहाँ पर जो आवाज आ रही है ये कार्की साहब हैं जो जस्टिस वर्मा के निजी सचिव हैं और वो कह रहे हैं महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। ये पार्क से आती आवाज है और इसी में अगली लाइन है ओ राहिल। वो वाला वीडियो भी आपको दिखाते हैं जिसमें ये नेक्स्ट वीडियो प्ले करेंगे हम आपको, लेकिन अभी यहां समझ लीजिए ये निजी सचिव हैं जस्टिस वर्मा क्या कह रहे हैं, नहीं हमको नहीं मालूम कहां से कैश आया, हमको नहीं पता ये कैसे हुआ, हमारे स्टाफ में परिवार में किसी को नहीं मालूम है। और ये निजी सचिव हैं जो कह रहे हैं महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर बताता हूं, इसी घटना से जुड़ी हुई जो बात है,
इसमें जब जांच कमेटी ने राहिल और आरएस कार्की को बुलाया तो आरएस कार्की ने माना, उसने माना कि हां ये आवाज उसकी है। और वो जो राहिल की बात कर रहा है, मोहम्मद राहिल, ये मोहम्मद राहिल, वो मोहम्मद राहिल वहां मौजूद था, ये कार्की ने स्वीकार किया। और इस बात को मोहम्मद राहिल ने भी शुरू में माना कि वो वहां मौजूद था, लेकिन बाद में मुकर गया। बाद में वो मुकर गया कि ये मैं वहां मौजूद ही नहीं था, मैं ये बहुत मौजूद ही बड़ी नहीं था। बात आप कह रहे हैं, इसको दोबारा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद राहिल से जस्टिस वर्मा के निजी सचिव आरएस कार्की ने कहा, मोहम्मद राहिल का नाम लिया, राहिल ने माना पहले कि हाँ वो मौजूद था वहां, और उसी ने वो उसी की आवाज है, उसी के संदर्भ में ये बोला जा रहा है, लेकिन बाद में वो मुकर गया। बिल्कुल, और मुकर गया। लेकिन कार्की ने चूंकि इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये आवाज उसकी है, और जब आग लगी तो साफ सफाई के लिए उसने ही ये मोहम्मद राहिल को बुलाया था, और उसने अपनी आंखों से देखा, और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। राहिल क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आवाज उसकी है। और वहां पे वो उस समय मौजूद था, राहिल भी मौजूद था, और ये जो पूरा नोट, जले हुए नोट थे, नोटों का अंबार था, उसकी साफ सफाई के लिए उसको बुलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासा, लेकिन इससे फिर आगे क्या होता है, इस कड़ी से आगे की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और बड़ी तस्वीर क्या बनती है ऑपरेशन मिलॉर्ड। ऑपरेशन मिलॉर्ड, अगर आपने वो फुटेज ध्यान से, और जाहिर है आपने देखा होगा, जब ये आग लगी थी ये आवाज भी आ रही थी कि ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई, फिर एक नाम भी लिया जाता है, ये आपने देखा होगा। आज हम उसको आपको टुकड़ों में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि आग बुझाने वाला कोई यहां खड़ा हुआ था और वो कौतूहलवश, जिज्ञासावश ये कह रहा था ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई, तो ऐसा नहीं था। वो जस्टिस वर्मा के निजी सचिव थे, और जानबूझकर ये शब्द, जाहिर है वहां पर शायद ये लिंगों में फिट ही किया गया होगा कि कैश नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है, ये ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन का हिस्सा हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। और फिर यहां पर जो दूसरी आवाज जिसके बारे में बात की जा रही है वो राहिल है, जो कि स्टाफ के मेंबर है। मतलब ये जो दावा किया गया कि हमारे यहां तो किसी को नहीं मालूम, हमारे स्टाफ में भी किसी को नहीं मालूम जस्टिस वर्मा की तरफ से, ये खोखला और नहीं मालूम नहीं। जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया था जांच कमेटी के सामने कि उनके स्टाफ का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था। ये जो वीडियो है, उस वीडियो का उनसे या उनके किसी स्टाफ से लेना देना नहीं है, उन्होंने यह दावा किया था। और इस दावे को इस आधार पे खारिज किया गया कि उनका निजी सचिव, उनका पर्सनल सेक्रेटरी, ये जो कि आरएस कार्की है, ये उसकी आवाज है जो ये कह रहा है कि ये महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, ओ राहिल महात्मा गांधी में आग लग गई। ये जो आदमी है वो उनका निजी सचिव है, और इसीलिए जस्टिस वर्मा का यह दावा सिरे से खारिज कर दिया गया कि इस कैश कांड का उनसे कोई रिश्ता नहीं। अभी तक जितने खुलासे हुए हैं, बहुत जल्दी से टाइम्स नाउ भारत पर ये एक्सक्लूसिव खुलासे आपके सामने रखते हैं। क्या क्या खुलासे हुए, ये जो जांच रिपोर्ट है जो 55 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है, ये जो जांच रिपोर्ट जो 64 पन्नों में है, ये जो जांच रिपोर्ट जो कि 33 दिनों की मेहनत के बाद तैयार की गई है, उसमें क्या ऐसे खुलासे हैं। खुलासा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो अभी तक आपने आपको दिखाया है, उसका क्विक रिकैप आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 55 लोगों से पूछताछ हुई है। ऑपरेशन मिलॉर्ड में बड़ा खुलासा ये कि कमेटी ने 55 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें जस्टिस वर्मा की बेटी भी शामिल है, स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, उसमें संजय अरोड़ा जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनसे पूछताछ हुई। 14 दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई। उसके अलावा 13 जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ हुई। उसमें 6 सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी भी शामिल हैं। जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा, उनसे पूछताछ की गई, और जस्टिस वर्मा के परिवार और स्टाफ के लोग, उनसे पूछताछ हुई। और 15 जो कर्मचारी उनके घर पे परमानेंट काम करते थे, उनसे भी पूछताछ हुई। इस तरीके से ये 55 लोगों की गवाही के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है, और उसमें जस्टिस वर्मा के कैश कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा है। तो अब इसमें 360 डिग्री पूछताछ हुई है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक से पूछताछ होना, सीआरपीएफ के लोगों से पूछताछ होना, फायर टेंडर से बातचीत होना, परिवार के लोगों से जस्टिस वर्मा की बातचीत होना, और स्टाफ के लोगों से बातचीत होना, और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार किया जाना। मतलब ये 360 डिग्री एनकम्पास करता है हर एक मामले को। खुलासा नंबर 2 रखिए जरा।
खुलासा नंबर 2 यह है कि 3 महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके इर्द गिर्द बातचीत हुई और इन 3 महत्वपूर्ण सवालों से ही पूरे झूठ का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे जैसे तुरपाई उधड़ती है ना, पहले ही सवाल से यह दिखना शुरू हो गया कि यहां पर किन बातों में चीजों की लीपापोती हो रही थी, झूठ बोला जा रहा था और हकीकत क्या है। बिल्कुल। और वो 3 सवाल थे। वो पहला सवाल ये कि भाई ये नोट कैसे आए उस आउट हाउस में, वो जो स्टोर रूम था जस्टिस वर्मा के घर के पीछे, जो उनके कैंपस के भीतर, वो उसमें इतने सारे नोट कैसे आए। और वो नोट कोई मामूली, कोई छोटे मोटे, जो ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 लाख की गड्डियां रखी हुई थी उसके। कोई कहता है कि वो 85 करोड़, कोई कहता है 65 करोड़ है। और चूंकि उसमें आग लग गई उसका एक ही हिस्सा रिकवर हुआ, बाकी कितना जल गया किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि करीब, मैं तो एक अनुमान के आधार पे बात बता रहा हूं। उस कमरे की जो असल पैमाइश है वो मेरे पास नहीं है कि वो कितना बाई कितना का कमरा है। वो 10 बाई 12 है, 12 बाई 15 है, 15 बाई 18 है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे छोटा कमरा है, मान लिया हमने कि 10 बाई 12 है, तो 10 बाई 12 के कमरे में 1.5 फुट यानी कि घुटने से ऊपर तक की ऊंचाई में 500 के नोटों की गड्डियां ऐसे सजा कर रखी गई थी साहब। ये मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था कि ये जरा आपके पास कोई कैलकुलेटर हो और आप ये एरिया वेरिया निकालना जानते हैं थोड़ी बहुत, अगर शुरुआती आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है, क्षेत्रफल, तो जरा ये नोटों की गड्डियों के क्षेत्रफल के हिसाब से ये जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि उस कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में 1.5 फुट तक जब नोटों की गड्डियां एक के ऊपर एक तह लगाकर रखी गई होगी तो कितनी गड्डियां होंगी और उसके हिसाब से वो कितना पैसा होगा। जरा सोचिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। मुझे लगता नहीं है कि आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है। क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज नहीं करनी होगी, आपको इसमें आयतन निकालने वाली एक्सरसाइज भी करनी होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यह पता चलेगा। और ये कम से कम मान लीजिए मैं एक 2 गुणे 2 के एक एरिया में खड़ा हुआ हूं और मेरे घुटनों तक आने वाली 500 की गड्डियां आपने कभी देखी है? मैंने तो नहीं देखी। इतना सारा नोट और उसके बारे में सीधा एकदम छूटते ही हमको नहीं मालूम और हमारा कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था, यह कहा गया जस्टिस वर्मा की तरफ से। लेकिन जो ये जांच हुई वो 3 सवालों को लेकर थी। पहली बात तो ये कि ये नोट कहां से आए, ये नोट किसके थे, और ये जो नोट जब जल गए तो उसको किसने और कैसे हटाया। ये इन सारे सवालों के इर्द गिर्द जांच हुई और जांच रिपोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई रिपोर्ट है, उसमें जो खुलासे किए गए हैं हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि जस्टिस वर्मा का यह दावा खारिज कर दिया गया कि उस स्टोर रूम को कई लोग इस्तेमाल करते थे। और इसमें जो खुलासा हुआ इस जांच रिपोर्ट में वो ये हुआ कि नहीं, उस स्टोर हाउस को सब लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। उस स्टोर रूम में एक नहीं 2-2 ताले लगे रहते थे, 2-2, और उन दोनों तालों की सिर्फ चाबी जो है वो सिर्फ उनके परिवार के पास नहीं रहती थी। परिवार के पास एक लिस्ट भी होता था जिसमें कि उस स्टोर रूम में आज कौन कौन गया तो उसकी बाकायदा उसके नाम लिखे जाते थे, उसकी एंट्री होती थी साहब। आप सोचिए कि कोई मामूली स्टोर रूम जो आपके घर के अहाते में आपके पीछे में बना हुआ हो, उसमें आपकी टूटी हुई साइकिल और मेज और कुर्सियां रखी हुई हो, उसमें कौन जा रहा है और उसकी क्या आप उसकी लिस्ट बनाते हैं? क्या उसमें 2-2 ताले लगाकर रखते हैं? उसकी चाबी अपने कमर में खोस कर रखते हैं और जब उसमें कोई जाता है तो उसकी लिस्ट बनाते हैं? ये क्या मजाक है? ऐसा ये दावा किया गया जस्टिस वर्मा की तरफ से, लेकिन खारिज कर दिया गया क्योंकि वहां सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें ताले लगे रहते थे, बाकायदा लिस्ट बनती थी और बिना परिवार की अनुमति के उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि बंगले में अंदर आने वालों की लिस्ट बनाई जाती थी सिर्फ, वो तो होता ही है। इतने हाई प्रोफाइल, इतने सिक्योर्ड जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपका डिटेल लिया जाता है, आपका आधार से लेके मोबाइल तक सारी पहचान ली जाती है। सिर्फ वहां नहीं, यहां तो होता ही था। और अंदर जाने के लिए भी वो आउट हाउस में कौन जा रहा है इसकी भी एक लिस्ट बनाई जाती थी। वैसे एक बात बताइए, अगर अंदर आने वाला एक बार उसकी स्क्रीनिंग हो गई है तो आउट हाउस में कौन जा रहा है इसकी अलग से, एक तो वहां अलग अलग ताले लगाना, उसकी चाबी अपने पास रखना, एक चाबी किसी और के पास, दूसरी चाबी, ऐसा तो बैंकों में हम देखते हैं कि एक मैनेजर साहब के पास होती है, कैशियर साहब के पास होती है। ये लॉकर में होता है कि वहां एक चाबी से पहले जाके वो जो कस्टमर होता है वो फिर मैनेजर लगाता है, वो फिर कैशियर लगाता है, वो फिर उसके बाद खुलता है। तो ये लॉकर वाली व्यवस्था आउट हाउस में क्यों थी? और फिर उसके बाद इससे सीधे कह दिया जाना कि हम नहीं हमको मालूम नहीं आउट हाउस में कौन आता जाता था। और फिर इसका खुलासा भी हो गया कि आउट हाउस में कौन आता जाता था। छोड़िए, जब आग बुझाई जा रही थी वहां कौन कौन था, ये इससे ही साफ हो जाता है। और जो दूसरा खुलासा इसी से जुड़ा हुआ हमने किया दिनेश, वो ये हमने बताया कि जस्टिस वर्मा ने कहा कि वहां कोई नोट नहीं मिला था
और वहां कोई नोट नहीं जला था उनकी जानकारी में, लेकिन वहां कितना नोट मिला था और नोट कितने कितने नोट जले थे, इसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। और जो वहां पर मौजूद कर्मचारी थे, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जवान थे, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान थे, और जो उनके स्टाफ के लोग थे, उन सब लोगों ने अपने पूछताछ में उन्होंने बताया कि भाई वहां कैश मिला। और जो फॉरेंसिक जांच हुई जो उसके वीडियो की, उसमें पाया गया कि ये उसी जगह का वीडियो है और ये वहां जले हुए नोट बड़ी मात्रा में। वैसे ये बड़ा अच्छा है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वाली व्यवस्था में कि पहले इनकार कर दो ना, हर चीज से इनकार कर दो कि ऊपर आसमान होता है नीचे जमीन होती है, इनकार कर दो। हाँ। फिर साबित करने वाला करता रहे, अगर कर पाएगा तो देखा जाएगा। ऑपरेशन मिलॉर्ड में छठा बड़ा खुलासा, स्टाफ और परिवार ने कोई कैश नहीं हटाया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि कोई कैश हटाया ही नहीं हमारे स्टाफ और परिवार के लोगों ने, जबकि ये जो उनका दावा था ये भी खारिज हो गया। और इसमें ये पाया गया कि वहां पर जब सफाई हो रही थी, वो जो जले हुए नोटों की सफाई हो रही थी, उस समय जस्टिस वर्मा का निजी सचिव आर.एस. कार्की वहां मौजूद था, उनके स्टाफ का मेंबर मोहम्मद राहिल वहां मौजूद था, सीआरपीएफ के गार्ड मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सफाई का काम हुआ। और सीआरपीएफ के जवान ने अपनी गवाही में सारी बातें कही। और राहिल का जो हमने वीडियो आपको दिखाया जिसमें कि कार्की राहिल का नाम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब देखने के बाद वो सीआरपीएफ के जवान ने बताया कि मैंने देखा है कि राहिल वहां मौजूद था, वहां कार्की मौजूद थे, वरना तो ये मुकर ही गए थे। राहिल तो मुकर ही गया था कि मैं वहां मौजूद था। कार्की ने भले स्वीकार किया, लेकिन राहिल बाद में मुकर गया था। लेकिन चूंकि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो सीआरपीएफ का जवान, जिसका वीडियो आपको उसमें दिख रहा है, जो बूट पहने हुए आदमी दिख रहा है, जो फायर ब्रिगेड का आदमी दिख रहा है उसमें, उन सारे लोगों ने कहा कि नहीं, वहां पर ये आर.एस. कार्की और ये राहिल, मोहम्मद राहिल दोनों मौजूद। और अब आपको बताते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले जस्टिस वर्मा के दावे कैसे जांच में एक के बाद एक खोखले साबित हुए, औंधे मुंह गिरते गए। जांच के दौरान जस्टिस वर्मा ने दावा किया था कि स्टाफ या परिवार ने कोई कैश नहीं देखा, लेकिन असल में जब जला हुआ कैश मिला तो मौके पर जज के निजी सचिव की मौजूदगी पाई गई, उनके स्टाफ के कर्मचारी की मौजूदगी पाई गई। इसी तरीके से दावा किया गया था कि कोई कैश नहीं हटाया गया, लेकिन बाद में सीआरपीएफ की तरफ से यह बताया गया, सीआरपीएफ के कर्मचारी ने कहा कि ये तो स्टाफ के लोग ही थे ना, निजी सचिव तो स्टाफ के ही थे, मोहम्मद राहिल तो स्टाफ का ही व्यक्ति था और ये दोनों वहां मौजूद थे। सीआरपीएफ के जवान ने ये पहचाना कि वहां पर स्टाफ के लोग मौजूद थे और उसने गवाही दी। ऑपरेशन मिलॉर्ड में सातवां बड़ा खुलासा, सबूतों के सामने नहीं टिकी जज साहब की दलीलें। जांच कमेटी ने माना कि स्टोर रूम में कैश था, स्टोर रूम से जला हुआ कैश निकाला गया, यह भी रिपोर्ट में उल्लेखित है कि इसको लेकर जो दावा किया जा रहा था कि नहीं, ना तो वहां कैश था और ना ही कोई जला हुआ कैश निकाला गया, ये दोनों ही बातें गलत साबित हुई। वहां कैश था और जला हुआ कैश निकाला गया। जांच आयोग के सामने जस्टिस वर्मा ने कई दलीलें दी, लेकिन वो सबूतों के सामने टिक नहीं पाई। असल में जांच के दौरान साबित हुआ कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में कैश मिला, स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा और परिवार का फुल कंट्रोल था, स्टोर रूम से जला हुआ कैश निकाला गया, जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान, प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए, आइए उनसे उनका नजरिया भी लेते हैं। तो हमारे साथ आभा सिंह जुड़ गई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, और इसके अलावा विराज गुप्ता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, और इसके अलावा रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं भी सुप्रीम कोर्ट में, और शशांक वाजपेयी जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आभा सिंह के पास चलते हैं। आभा जी, ये जो तस्वीरें जो कि जिसको पूरी दुनिया ने देखा, जो कि इंटरनेट पे सेंसेशन की तरह घूमती रही, और उसके बाद अब एक जांच रिपोर्ट, और इस जांच रिपोर्ट में यह साबित हो गया, एक तरीके से यह बता दिया गया है जस्टिस वर्मा के सारे दावों को खारिज करते हुए कि वो जो उस दिन स्टोर रूम से इतना जला हुआ कैश मिला था, वो जस्टिस वर्मा का उससे सीधा सीधा कनेक्शन है। और जस्टिस वर्मा चाहे जो दावा करें, वो सारे दावे बेमानी। अब जब सब कुछ मिलॉर्ड को पता है, मिलॉर्ड का मामला, मिलॉर्ड ने जांच कमेटी बिठाई, मिलॉर्ड ने जांच की, मिलॉर्ड को सौंप दी, जब सब कुछ हो गया तो मिलॉर्ड पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं?
बिल्कुल, ये सवाल तो देखिए सबके मन में है कि एफआईआर तो पुलिस की जवाबदारी होती है, क्योंकि कितने केसेस में कोर्ट खुद पुलिस को फटकार लगाते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है, जो पहले आईपीसी में 154 सीआरपीसी कहता था कि अगर आप पे जो है इंफॉर्मेशन है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो आप एफआईआर लिखिए, इंक्वायरी करिए, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि कोई तथ्य नहीं है तो आप केस क्लोज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो दावा है, जैसे दिल्ली पुलिस की जो पुलिस की टीम गई थी, उन्होंने वीडियोस निकाले कि कैश पड़ा हुआ था, और उसके बाद अगर इस तरह की, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस को इंक्वायरी करने दी जानी चाहिए थी। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जुडिशरी की अस्मिता की भी बात आ जाती है कि क्या ये प्लांटेड तो नहीं था, क्या उनको फंसाने का ये एक साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जज साहब वहां नहीं थे, उनके इमीडिएट घर के अंदर ये पैसा नहीं मिला, ये आउट हाउस में मिला। तो इसलिए हमारे यहाँ का जो कानून है वो कहता है यू आर टिल यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। शायद इसी वजह से कोर्ट के अभी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन इसी में इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज मैम। इतना ज्यादा इग्नोरेंस की ये कैश कहां से आया नहीं पता, हमारा स्टाफ का व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, हमारा तो कोई आता ही जाता नहीं था, और ये तमाम चीजें, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर न्यायपालिका में भरोसा, ये एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी का सवाल है मैम। और इसमें क्या आप समझती हैं कि आप कुछ निर्णायक केस इन पॉइंट सिर्फ सिम्टम का इलाज नहीं होना चाहिए, अगर कोई बीमारी है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, क्या ये भी आप समझते हैं? शशांक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, आपका नजरिया क्या है इस पर? ये आज जो विषय है ये देश के लिए बड़ा गंभीर विषय है, और इसके ऊपर जो बड़ी सहज कार्रवाई, आपसे भी निवेदन करूंगा और ये समाज के लिए भी बड़ा जरूरी है जानना कि न्यायपालिका की व्यवस्था पे जो देश की जनता की आस्था है, उस आस्था को बचाने का जो सर्वोच्च माध्यम है वो न्याय प्रणाली पे भरोसा है। और न्याय प्रणाली के हिसाब से जो न्याय की व्यवस्था ने इस खास तरह के मुकदमे में जो कार्रवाई की है, जो तात्कालिक कार्रवाई की है, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। दूसरी बात, एक रिपोर्ट दी गई है जिसपे आप काफी कुछ बता रहे हैं, उनके घर में नोट मिले जो कि माने गए नोट मिले, उनके यहाँ नोट चलाए गए जो कि नोट चलाए गए, उसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट में जा चुकी है, जो कि वहां पर डिसीजन होगा। डिसीजन में महाभियोग की कार्रवाई उस पर आगे लाई जाएगी। इनको अपने मैटर को डिफेंड करने का मौका मिलेगा, और अगर ये डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो इनका इम्पीचमेंट होगा, मतलब महाभियोग लगा के, मतलब पद से हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल, बस यहाँ पर पद से हटा दिया जाना ये पर्याप्त होगा। इस पूरी कवायद का जो अंतिम परिणाम है वो ये है कि महाभियोग के बाद उनको पद से हटा दिया जाएगा। विराज गुप्ता के पास चलते हैं। विराज गुप्ता भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो आग उस दिन लगी थी, आज से 75 दिन पहले आग लगी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो आग अभी भी सुलग रही है, और पता नहीं मिलॉर्ड इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, या मिलॉर्ड इस बात को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कि जुडिशियरी का भरोसा, जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी, जुडिशियरी की साख हर दिन थोड़ी और जल रही है। लोगों का भरोसा जुडिशियरी में हर रोज थोड़ा और कम हो रहा है। आज 75 दिन हो गए और उनके खिलाफ एक मुकदमा तक नहीं, एक एफआईआर तक नहीं है। ये सब कुछ जानने के बावजूद कि उनके प्रेमाइस से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला, जला हुआ कैश मिला, और शायद वो मिलता भी नहीं अगर आग नहीं लगी होती, तो उसके बावजूद क्या इस देश को जानने का हक नहीं है कि वो पैसा किसका था, वो पैसा कहां से आया था, उस पैसे को किस रूप में हासिल किया गया था? और जो ये मिलॉर्ड इतने बड़े बड़े मुकदमे सुन रहे थे और उसमें फैसले दे रहे थे, क्या इस कैश कांड का उन फैसलों से कोई रिश्ता है कि नहीं? क्या इस देश को जानने का हक नहीं है? विराज गुप्ता, देखिए, जो इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी की बात है, ये कानून की किताबों में लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला है तो हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम संविधान और कानून क्या बोलता है। इसको 5 तरीके से समझने की जरूरत है। पहला, कि उस समय पंचनामा क्यों नहीं बनाया गया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि उसकी वजह से सबूत गायब हुए और वो बात पीछे चली गई। दूसरा, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एफआईआर फाइल करने के लिए, दर्ज करने के लिए चीफ जस्टिस की परमिशन चाहिए, लेकिन जिन्होंने सबूत गायब किए हैं, जो को एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करने के लिए, दर्ज करने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने सबूत नष्ट किए हैं, जिन लोगों ने पैसे गायब किए हैं, जिन्होंने पैसे रखे थे, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोई इसमें संवैधानिक बंधन नहीं है। दूसरी बात है,
तीसरी बात यह है कि इम्पीचमेंट जो होता है वो कदाचार के लिए होता है, और कदाचार के लिए इम्पीचमेंट होगा नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जज, वो आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में उनको दोषी पाया गया, फिर भी वो रिटायर हो गए, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ। हम 75वीं संविधान की वर्षगांठ मना रहे हैं और आज तक कोई भी जज इम्पीचमेंट से नहीं हटा। तो इम्पीचमेंट से हटना या नहीं हटना एक पैरेलल प्रोसेस है, लेकिन आपराधिक विधि को अपना काम करना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ साजिश हुई है तो साजिश के लिए भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि साजिश किसने किया है। ये तीसरी बात है। चौथी बात, पैसा कहां से आया और पैसा कहां गया, इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो मामले हैं वो भी दर्ज होने चाहिए। और मामले दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको गिल्टी मान रहे हैं। मामले दर्ज होने का मतलब ये है, पहला कि कानून के सम्मुख सभी लोग समान हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो चाहे सामान्य नागरिक हो। और दूसरा, इस मसले पे न्यायपालिका की साख को सामने आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने चीफ जस्टिस जो जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने वीडियो क्लिपिंग के पत्र व्यवहार को, सब चीजों को सार्वजनिक किया था। तो अब इस मामले में जो जांच समिति की रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? और जब सार्वजनिक होने से एक हाई कोर्ट का जज, 2 हाई कोर्ट के जज किसी को फांसी की सजा दे सकते हैं, उसकी फांसी की सजा को कंफर्म कर सकते हैं, तो 3 हाई कोर्ट के जज जिसमें 2 चीफ जस्टिस हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर उसको सार्वजनिक करके एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? और उसके बेसिस पर चीफ जस्टिस ने आधा काम किया है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है इम्पीचमेंट करने के लिए या उनको हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक अनुमति क्यों नहीं दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए? अगर जजों की कमेटी की रिपोर्ट विराट सर, ये जो आप कह रहे हैं ये तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन मैं इस देश में एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में बात करना चाहता हूं जो देखता है कि हमारे पास हमारा सिस्टम है, संविधान से मिला हुआ हमारा एक तंत्र है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो तंत्र हमें इंसाफ दिलाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आभा जी, उसमें जज सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज। और अभी तक जो ये रिपोर्ट इशारा कर रही है कि जितने भी सवाल पूछे गए उन्होंने आउटराइटली सबको खारिज कर दिया। तो फिर उधर एक व्यक्ति जो एक जघन्य अपराध करता है और वहां जाकर कह देता है नहीं मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, और जज महोदय ये तो उसमें एक धरातल पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर जस्टिस वर्मा सब चीज डिनाई कर रहे हैं तो उनको अधिकार है कि वो डिनाई कर सकते हैं। ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मर्डर करता है, रेप करता है, वो भी आके कहता है मैंने तो किया ही नहीं गुनाह। तो अब ये काम आता है आपकी पुलिस का, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज का, कि आप सच्चाई सामने लाइए। और मैं तो जस्टिस संजीव खन्ना को दाद देती हूँ कि उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट दबाई नहीं, इसको सीधे सामने पब्लिक कर दी। इसके लिए वी हैव टू सैल्यूट द जुडिशरी, जुडिशरी इज वॉकिंग द टॉक, और इम्पीचमेंट के लिए भेज दिया है। तो जब इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट में मामला आ चुका है, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। नहीं, लेकिन पेशेंस तो रखना चाहिए। विराट गुप्ता, मैं अगेन उसी सवाल पे आता हूं कि भाई ये ठीक है कि 75 दिन हो गए, पेशेंस तो लोगों ने रखा ही, मिलॉर्ड का सवाल है, पेशेंस कौन ना रखे? किसकी हिम्मत नहीं है पेशेंस नहीं रखने की? जो नहीं रख पाएगा उसको रखवा दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई इस देश की जो जुडिशियरी है उसके पास ये पावर है कि पार्लियामेंट में जो कानून बने उसकी समीक्षा कर सकती है वो, लेकिन उसके पास जब वो इतनी मासूमियत से कह देती है कि इस देश का कानून कहता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है और इनके खिलाफ ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, इनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, और जब आपके खिलाफ इस तरीके के सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये इसको अनदेखा नहीं कर सकते आप, और उसके बावजूद आप इस मासूमियत से कह के आप क्या पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं इस देश का कानून यही कहता है इसलिए इसी तरीके से काम होगा? क्या आप ये समय नहीं आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद रिव्यू करना चाहिए कि इस देश के जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं उसमें कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मसले पे जस्टिस वर्मा और अन्य जो लोग को एक्यूज्ड होंगे उन्हें कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। यह पूरी एक गलत धारणा है। संविधान में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, आभा जी से थोड़ा मैं सहमत होते हुए आधा असहमत हूं। जब आभा जी बोलती हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना को सैल्यूट करना चाहिए, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक की तो उन्होंने रॉ वीडियो फुटेज को पब्लिक किया था जो एविडेंस नहीं थे, उन्होंने पत्र व्यवहार को पब्लिक किया था, लेकिन 3 जजों की रिपोर्ट को अभी तक ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया है। ये दूसरी बात है। 64 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें एक एक बात का खुलासा है, तीसरी कौन जानता है? वो तो हम बता रहे हैं लोगों को। तीसरी, सरकारी अधिकारी को जब सस्पेंड किया जाता है तो उसको आधा वेतन मिलता है,
जस्टिस वर्मा आज कोई कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं, न्यायिक कार्यों से विरत हैं, लेकिन उनको पूरे वेतन और सारी जो संवैधानिक सुरक्षा सारी चीजें मिल रही हैं। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पूरा वेतन उसके बावजूद मिल रहा है। ये तीसरी बात है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब चीफ जस्टिस उनके लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं पद से हटाने के लिए, तो चीफ जस्टिस 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति क्यों नहीं देते जो उनके पास है? मध्य प्रदेश के जज ने सुमोटो मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस मसले पर उनके पास पावर है, सुमोटो भी नहीं करना है। तो जब अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जुडिशरी आगे आ रही है, तो आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पुराने एक निर्णय के आधार पर बोला कि सभी जज अपनी संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक इंक्लूडिंग जस्टिस वर्मा ने और बहुत सारे देश के जजों ने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की है? तो मुझे लग रहा है ऐतिहासिक मौका है न्यायपालिका में संस्थागत सुधारों का और जवाबदेही का। रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। रिजवान सिद्दीकी, सवाल यह भी है कि देखिए तकनीकी तरीके से सारी जांचें आने के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है, वो अपना पद छोड़ते हैं, जाहिर है किनारे होते हैं। लेकिन वो नैतिकता तो सबसे ज्यादा जहां पर लोगों का भरोसा है, जिसको सबसे क्रेडिबल माना जाता है न्यायपालिका, नैतिकता वाला वो तकाजा भी तो सबसे ज्यादा उस पर लागू होगा कि नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट हुआ मुझे ज्वाइन करने में, तो मैंने जो आपका पहले वाला जो पार्ट था मैंने सुना नहीं। बट इन द मीन टाइम मुझे ये आइडिया है कि इम्पीचमेंट की बात हो रही है और इम्पीचमेंट का टॉपिक है। एंड अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है इम्पीचमेंट को लेके और क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होता है, मैंने इतना सुना आपके चैनल पे भी कि एफआईआर हाई कोर्ट के जज के ऊपर क्यों नहीं हम फाइल करते हैं इन अ केस लाइक दिस। अभी इसमें अगर आप देखेंगे अभी तक के रिकॉर्ड में कि एक एफआईआर दर्ज अगर करना है हाई कोर्ट के जज के ऊपर, तो आपको हिस्ट्री में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे कि इम्पीचमेंट को लेके या फिर जज के करप्शन को लेके कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट के जज को लेके मैं बात कर रहा हूं। बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो जो छोटे जजेस हैं उनके अगेंस्ट आपको मिलेगा काफी सारा चीज, करप्शन को लेके भी मिलेगा आपको और एंटी करप्शन ब्यूरो के भी आपको केसेस मिलेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट का जो इम्पीचमेंट होता है वो आर्टिकल 124(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होता है और हाई कोर्ट के जजेस को, बिकॉज दे आर द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, तो उनको इम्यूनिटी काफी हद तक ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट्स, एज कंपेयर टू मे बी अ सेशंस कोर्ट और अ सिविल कोर्ट और एनी जुडिशियल कोर्ट्स में जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं उनसे उनको ज्यादा मिलता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि इवन इफ देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ करप्शन, प्राइमा फेसाई अ करप्शन रिपोर्ट व्हिच इज मेड आउट, तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही किया जाता है और जिसका प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का भी अभी तक आप देखेंगे 5 ये तो तकनीकी बातें आप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है जो आप बता रहे हैं कि क्यों इम्यूनिटी हासिल है, कहां से वो पावर मिलता है, ये बातें ठीक है सर। लेकिन जब हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को लेकर अपील हुई, एम्पायर ने इशारा भी नहीं किया, सचिन तेंदुलकर वॉकआउट कर गए, उन्होंने माना कि हाँ शायद मैं आउट था और वो निकल गए वहां से। जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा मंत्री है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसने अपने आप इस्तीफा दे दिया। इसकी नजीरें दी जाती हैं कि जहां कहीं इस तरह की उंगली भी उठी, उन्होंने अपने आप का इस तरह से पद त्याग दिया या खुद फैसला ले लिया कि उनको क्या करना है। इसका तकाजा क्या हुआ आभा जी? ये एक बड़ा, बाकी तो ठीक है, कहां क्या प्रोविजन है। यहां पर एक बात क्योंकि हमारे सारे पैनलिस्ट अब जुड़ गए हैं, मैं एक बात यहां पर 1 मिनट में मैं आपको रोकूंगा, एक और बात कहना चाहता हूं यहां पे कि ये जो जांच रिपोर्ट है ना, जिसके बारे में अभी विराग जी भी कह रहे थे कि भाई उन्होंने चिट्ठियां सार्वजनिक की और जो ऑलरेडी सार्वजनिक था, जो तस्वीरें, जो हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो उन्होंने सार्वजनिक किया। लेकिन भाई ये तो पहले से लोगों के मोबाइल में घूम रहे थे। मैं कह रहा हूं कि ये जो 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? क्यों नहीं बताया जा रहा है देश को कि भाई इनकी जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले और किस आधार पर जस्टिस वर्मा के सारे दावों को खारिज किया गया? यह बात देश को क्यों नहीं बताई जा रही है? हम ये बात बता रहे हैं कैसे जस्टिस वर्मा ने क्या दावा किया और उनको कैसे खारिज किया गया। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया कि ये कैश मेरा नहीं, इसको प्लांट किया गया है, ये साजिश के तहत किसी ने लाकर मेरे आउट हाउस में रख दिया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। इसको लेकिन ये दावा खारिज कर दिया गया इसलिए क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको किस पर शक है,
किसने किया होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनका यह दावा खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ साजिश हुई और वो साजिश के शिकार हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि भाई किसने साजिश की, कौन कर सकता है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और इस तरीके से यह दावा भी खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उनसे जांच कमेटी ने पूछा कि अगर आपको लगता है कि यह साजिश है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, आपने जाकर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया कि भाई हमारे साथ साजिश हुई है, मेरे घर में लाकर के नोटों का बंडल रख दिया गया था और वो 1-2 करोड़ नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं 65 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 85 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 105 करोड़, भगवान जाने कितने करोड़ थे। तो भाई आपने क्यों नहीं बताया जाकर के पुलिस को कि मेरे साथ साजिश हुई है, मुकदमा दर्ज करो? क्योंकि वो ये कह रहे थे आप तो कानून के जानकार हैं, आप तो मिलॉर्ड हैं, आपने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? नहीं कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हाँ, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भाई शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन आग लगने के बाद जब आप लौट के बंगले पे आए तब भी तो आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, क्योंकि भाई इस तरह की बातें, इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि इतने इतने नोट मिले और इस तरह के वीडियो घूम रहे थे, उस समय भी बाद में ही रिपोर्ट दर्ज करा देते, वो भी नहीं कराया, आप चुप्पी साधे रहे। क्यों भाई? कुछ तो छिपाना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो उस पे उनसे सवाल किया गया कि अगर आप निर्दोष हैं तो जब आपका ट्रांसफर किया गया तो उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की, उस समय आपने क्यों हामी भरी, आपने क्यों ट्रांसफर ले लिया? अगर आप निर्दोष थे तो आपको उस समय इसको कंटेस्ट करना चाहिए था कि नहीं, मैं निर्दोष हूं और मेरा गलत तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। उनको लग रहा है ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, इसमें ट्रांसफर हो रहा है, यही क्या, यही बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसफर ही हो रहा है सिर्फ। बिल्कुल। और जस्टिस वर्मा ने दावा किया कि जो सीसीटीवी वाला जो वहां जो कमरा है वो सीसीटीवी वहां लगा हुआ है और उसमें कैश रखा ही नहीं जा सकता। भाई कैश नहीं रखा जा सकता ये आप कह रहे हैं, लेकिन कैश मिले हैं, उसके सबूत हैं और उसके वीडियो हैं। जिन लोगों को कैश मिला वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी गवाहियों में कहा है। उसमें सीआरपीएफ के जवान हैं, उसमें फायर ब्रिगेड के जवान हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी हैं, और सब लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल में कहा कि हां जी वहां कैश मिला है। और तो और हमारे पास जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसमें जो अगले दिन वहां जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं प्रेमाइस के बाहर, उनको वहां पर जले हुए अधजले नोट मिले। भाई ये क्या सब, ये सारी हवाई बातें, ये सारी चीजें एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड है और सबके सबूत हैं, इसलिए जस्टिस वर्मा का दावा खारिज कर दिया गया है। एडवोकेट विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। और एक और आखिरी बात मैं जोड़ देता हूं, उसके बाद उनके पास चलेंगे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरे पास खुद के बचाव के सबूत नहीं है, उन्होंने कहा। तो इस पर उनसे सवाल किया गया कि भाई अगर आपके पास सीसीटीवी के कैमरे अगर काम नहीं कर रहे थे और आपके पास आप अपने को बचाव में आपको लग रहा है कि सबूत नहीं है, तो जो भी था उसका डेटा तो कम से कम सबमिट करते। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहले वो कहते हैं कि वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां कैश रखा नहीं जा सकता। हाँ। और बाद में कहते हैं कि वहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही साबित इसमें ये नहीं बता सकता कि मैं बेगुनाह हूं। अब देखिए जरा, हमारे साथ विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास सिंह, ये पूरा मामला और इससे जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें जो हम आपके सामने अनवील कर रहे हैं, आपका नजरिया। देखिए, मेरे हिसाब से तो अब इम्पीचमेंट होना चाहिए इसके अंदर इमीडिएटली, और मेरे हिसाब से जजेस इंक्वायरी एक्ट में फर्दर इंक्वायरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 124 में जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो सिर्फ कहता है कि पार्लियामेंट इम्पीच करेगा ऑन दी 2/3 मेजोरिटी। जजेस इंक्वायरी एक्ट का उस आर्टिकल 124 में कोई सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट नहीं है, और जजेस इंक्वायरी एक्ट भी नहीं कहता कि ये आर्टिकल 124 के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए होगा। तो जब एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो चुकी है और उस क्रेडिबल इंक्वायरी में बहुत ही हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है, अगर उन्होंने उनको दोषी पाया है और उनको सुना है, सुनने के बाद दोषी पाया है, तो मेरे समझ से स्ट्रेट अवे इम्पीचमेंट में ये मामला जा सकता है, स्ट्रेट अवे वोटिंग में जा सकता है पार्लियामेंट में, आफ्टर पार्लियामेंट के एड्रेस के बाद। सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं सर, और आप फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं इस देश के। लोगों के मन में, मैं एक कॉमन मैन की तरह सवाल कर रहा हूं सर, मैं, और ये सवाल मेरे मन में नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों असंख्य लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जब इतने बड़े सबूत इस देश की टॉप जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी के इतने बड़े मिलॉर्ड के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, भाई उनके खिलाफ क्या जांच, ठीक है इंपीचमेंट हो जाएगा, उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा सर कि ये पैसा कहां से आया,
ये पैसा कैसे कमाया था जस्टिस वर्मा ने, और इतने सारे मुकदमों में जो उन्होंने फैसला दिया, क्या इस कैश कांड का उनसे कोई रिश्ता था कि नहीं? क्या यह जानने का इस देश को हक नहीं है क्या सर? देखिए, मेरे हिसाब से इस केस में बहुत बड़ी गलती की है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस को जिस समय पैसा मिला, वहां पर जब पता चला कि पैसा है, तो सबसे तो पहले उस जगह को सील कर देना चाहिए था, और सील करने के बाद इमीडिएटली घंटों में, मतलब मिनटों में या घंटों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ करके एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता कोई, वैसे मान लीजिए विदेश में है, बात नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद उनको एफआईआर तब भी दर्ज कर देना चाहिए था अननोन पर्सन्स के खिलाफ, और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। जज को अक्यूज्ड बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है ना, बट कोई ऐसा ऑफेंस दर्ज करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परमिशन की जरूरत थोड़ी है। तो अगर वो सील करके रखते और एफआईआर दर्ज करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते, तो ना तो पैसा जा पाता और बड़े आसानी से पता चल सकता था कि ये पैसा आया या कहां से गया। बिल्कुल, आज के दिन भी मेरे हिसाब से इनको एफआईआर करना चाहिए इमीडिएटली, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट के साथ साथ एफआईआर के लिए भी बोलना चाहिए, क्योंकि एफआईआर होगा तभी पता चलेगा पैसा कहाँ। जो आपका सवाल है ना, बिल्कुल सही सवाल है, और देश का भी बहुत सही सवाल है कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, पैसा किसने दिया था, किस काम के लिए दिया था, कौन से केस में इनको इस्तेमाल किया जा रहा था पैसे के बदौलत। तो ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आ पाएंगी। जब आम आदमी को 5 रुपए के घूस या 50 रुपए के घूस के जुर्म में जब आप उसको जेल तक दे देते हैं, तो जज के खिलाफ इतना पैसा पाया गया उसके, और उस पर कुछ भी ना हो, और उसको पैसा ले जाने दिया गया, उस घर से पैसा उठाने दिया गया पुलिस के देखने के बाद, ये बड़ी भारी कुताही है। और मेरे हिसाब से इस कुताही की हम लोग को बहुत, पूरे देश को इसका नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बिंदुएं हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं आ पाएंगी। लेकिन अभी भी बहुत टाइम नहीं बीता है, अभी भी कॉल रिकॉर्ड के डिटेल से बहुत कुछ मिल सकता है। अभी भी अगर एफआईआर तुरंत दर्ज कर दिया जाए तो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि कौन पैसा लाया। एक सवाल और एकदम आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ी, पहले ही बड़ी गलती थी, लापरवाही थी, अनदेखी थी, या जानबूझकर किया गया। ये एक बड़ा सवाल है सर, जो लोगों के मन में बना रहेगा, क्योंकि देश के इतने बड़े जज के खिलाफ इस तरह के मामले आते हैं, पूरी दुनिया उसका वीडियो देखती है, वो सबूत, मतलब एक तरीके से जो खुद चीख चीख कर कह रहा है कि सच क्या है, उसके बावजूद जांच वगैरह चलती है। ठीक है, होना चाहिए। इस देश में कोई भी फैसला जो है वो कानून के तहत लिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सर कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि इस देश के पार्लियामेंट में जो कानून बनता है उस कानून की समीक्षा तक कर लेती है, और आज भी पार्लियामेंट से बनाए गए बहुत सारे कानून, वक्फ से लेकर तमाम कानून अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं सर, उसकी समीक्षा हो रही है। क्या यह वक्त अब नहीं आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए, इस बात को भी रिव्यू करना चाहिए कि अगर हायर जुडिशियरी का, कोई टॉप जुडिशियरी का कोई जज या कोई मिलॉर्ड अगर फंसेंगे इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में, तो उनको कैसे सजा दी जाएगी, उनको सजा मिले, इंसाफ हो इस मामले में, ये सुनिश्चित की जाए। ये इसकी जवाबदेही या इसके लिए कोई कानून, जो भी कानून है मौजूदा, क्या उसमें उसके समीक्षा की जरूरत नहीं है क्या सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। जो जजेस के मामले में जो चीफ जस्टिस की परमिशन की जो रिक्वायरमेंट है कि एफआईआर दर्ज ना करें चीफ जस्टिस के जानकारी के बिना, वो सिर्फ जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए किया गया है। क्योंकि ऐसा है ना, बहुत से लोग एलिगेशन इसलिए भी डाल दे सकते हैं कि जजेस ने या पर्टिकुलर जज ने उनके खिलाफ या कुछ उनके मन लायक फैसला नहीं किया। लेकिन इसमें तब्दीली अब ये आनी चाहिए इस वाकया के बाद कि अगर पैसा पाया गया किसी के पास, या पैसा लेते या देते पाया गया जज को कभी, मतलब उसके घर में डायरेक्टली पाया गया, जैसे कि ट्रैप केस होता है, ट्रैप केस जैसे केसेस में, उन केसेस में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और आप ये चीज जो है सरकारी मुलाजिमों के लिए भी होता है। अगर उनके जहां पर सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन चाहिए,
इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो उन्होंने पीसी एक्ट में डाला है कि सैंक्शन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 18, जहां तक मेरे को याद है 18 ऐसा कुछ है कि सैंक्शन चाहिए, उस सैंक्शन की भी रिक्वायरमेंट ट्रैप केसेस में या जहां कैश पाया जाए उसके केसेस में नहीं है। तो इसलिए अब इनको भी इस फैसले को बदलना पड़ेगा और कहना चाहिए कि जहां घर में उनके कैश इस तरह का पाया जाए या कैश लेते हुए पाया जाए, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ऐसे मामले स्ट्रेट अवे इन्वेस्टिगेशन में चले जाने चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने अपने जुडिशरी को बचाने के लिए या जुडिशरी को एक उस पे रखने के लिए जो एक बनाया है एक कानून, वो कानून आज उल्टा पड़ रहा है और जो करप्ट जजेस हैं इसका फायदा उठा करके, देखिए आज के दिन में अगर इनको ट्रायल पे अगर भेजा भी जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना कैश है, ट्रायल में क्या साबित आप कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें तब्दीली जरूर आनी चाहिए। बहुत सही आपने सवाल बिल्कुल सर, आप सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के आप प्रेसिडेंट भी हैं सर, और सवाल जो है पूरी जुडिशियरी पे है सर, पूरी जुडिशियरी के साख का सवाल है सर, लोगों के न्यायपालिका में लोगों के भरोसे का सवाल है सर। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आग लगे हुए 75 दिन हो गए, होली के दिन आग लगी थी, लेकिन वो आग तो भले बुझ गई हो, लेकिन जो आग सुलग रही है ना सर, वो हर रोज जुडिशियरी के साख को हर रोज थोड़ा थोड़ा जला रही है। जो आग सुलग रही है ना सर, वो जुडिशियरी में लोगों के भरोसे को हर रोज थोड़ा थोड़ा कम कर रही है सर। और हम तमाम खबरें पढ़ते हैं कि भाई जहां जज ही जज को अपॉइंट करते हैं, जहां जज ही जज के बारे में फैसले करते हैं, जहां जज ही जज के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं या उनके ऊपर लगे आरोप हैं उसकी जांच करते हैं, तो भाई मुद्दई भी आप ही, मुंसिफ भी आप ही, सारे फैसले भी आप ही को करने हैं सर। तो ये इसका बीड़ा कौन उठाएगा सर? अब आप लोग कोई इनिशिएटिव लेंगे या सुप्रीम कोर्ट लेगा या कैसे होगा? ये हम कह तो रहे हैं, हमारे मन में सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब कहां से आएगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं सर। देखिए, एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एक मैंने ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी भी है जी जजेस अपॉइंटमेंट के मामले में, और मैंने कहा है कि थोड़ा जजेस अपॉइंटमेंट का मामला भले आप लोग अपने पास ही रखें, क्योंकि वो सही तरीका है, सरकार को भी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार भी आप देख ही रहे किस तरह की सरकारें हैं। मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट का, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कई एलिगेशंस लगे रहते हैं, तो इसलिए उनके पास भी अधिकार देना सही नहीं होगा। लेकिन जो इन्होंने अपने पास अधिकार रखा है उसमें इनको तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। इनको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कि अच्छे लोग, जिनकी कोई पैरवी ना हो, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, जो अच्छा काम कर रहे हो, उनको कंसिडर करें, उनको जज बनाएं। अभी क्या हो रहा है, ये जिनको जानते हैं या जो इनके सामने अपीयर करते हैं उनको जज बनाते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत सिस्टम है और ये सिस्टम में तब्दीली लाएंगे और इसको सिस्टम को थोड़ा खोलेंगे, महिलाओं को जजेस बनाएंगे। महिलाएं देखिए आप, लोअर जुडिशरी में जहां मेरिट पे अपॉइंटमेंट होता है वहां 50% महिलाएं हैं, और जहां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, हायर कोर्ट्स में जहां इनके कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है 10% महिलाएं भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सी तब्दीलियां इनको लानी पड़ेगी अपने सिस्टम में, और तभी ये सिस्टम को नहीं, आप इतने दिनों से देख रहे हैं सर, और आप ये भी देख रहे हैं कि कोशिशें की गई, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ये भी सोचा गया, कभी संसद की तरफ से सोचा गया, कभी एनजेएसी की बात हुई। आपको लगता है इस मामले के बाद ये लक्षण का इलाज हो जाएगा या बीमारी हटेगी इस बार? देखिए, ये तो लंबी लड़ाई है हम लोग के तरफ से। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से कि मामला जुडिशरी में जो सफाई आनी चाहिए वो आए, लेकिन एक दिन में तो इस तरह का संशोधन नहीं हो सकता है। हम लगे हुए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, इनका भी बहुत ही मन क्लियर है, ये भी चाहते हैं, कॉलेजियम के मेंबर्स भी इनके जो है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, ये लोग सब चाहते हैं कि सिस्टम को ठीक किया जाए, लेकिन रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग लगे हैं कुछ जरूर तब्दीलियां देखेंगे। ये सर मिलॉर्ड, ये संबोधन अपने आप में ये बताता है कि क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा, भरोसा कितना ज्यादा, साख का मामला कितना बड़ा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलॉर्ड जब कहा जाता है तो लॉर्ड भगवान तक के बराबर समकक्ष मानते हुए, न्याय का देवता मानते हुए तवक्को की जाती है, उम्मीद की जाती है।
ऐसे में ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी नजीर बने जिसके बाद कहीं कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन क्या वो हो पाएगा? ऑपरेशन मिलॉर्ड यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।